हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में आज का जो हमारा है टॉपिक धारिता कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि धारिता पढ़ेंगे। जो हमारा चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का ये चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। अब वैसे टोटल में देखा जाए पूरे इलेक्ट्रिशियन का तो ये 11वें नंबर का क्लास है। ठीक है, 11वें नंबर का क्लास है और प्रत्यावर्ती धारा का ये पार्ट 4 है, यानी कि भाग चौथा नंबर का ये वीडियो है। ठीक है, ये क्लास है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं धारिता से, यानी कि कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस होता क्या है, धारिता क्या होता है। देखिए, धारिता क्या होता है कि किसी अचालक पदार्थ से, ध्यान दीजिएगा, किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई, यानी कि अलग की गई, यानी कि अलग की गई दो चालक प्लेटों के बीच वैद्युतिक आवेश, जो है एकत्र करने की क्षमता होती है। क्या होती है? देखिए, कोई अचालक पदार्थ, यानी कि दो चालक पदार्थों के बीच में एक अचालक पदार्थ, जैसा मान लीजिए कि ये चालक है, दो ठे, और बीच में अचालक है। ठीक है, तो क्या बोला है? किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो अचालक प्लेटों के बीच, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, प्लेटों के बीच वैद्युतिक आवेश। अब इसमें जो है, जो चार्ज है, वैद्युतिक आवेश एकत्र करने की क्षमता होती है। अब इनमें जो है एक तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनकी क्षमता होती है जिसे धारिता कहते हैं। तो वो जो क्षमता है, कैपेसिटी है, क्या चीज, कैसी कैपेसिटी? जो वैद्युतिक आवेश एकत्र करने की क्षमता। वही जो कंडक्टर है, यानी कि जो प्लेट है दो ठे, तो उनपे जो आवेश इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा होने की ही क्षमता, करने की ही क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है, या कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, और यह युक्ति जो है संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है, कैपेसिटर कहलाती है। देखिए, संधारित्र क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो संधारित्र या कंडेंसर कहलाती है यही युक्ति। कौन सी युक्ति भाई? वह युक्ति जो, जैसे कि दो, ये क्या है हमारा कंडक्टर है और बीच में क्या है? अचालक पदार्थ है, और उस पे जो है आवेश चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो ये जो युक्ति है, इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र या कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि एसी परिपथों का वह गुण, भाई एसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता के वैल्यू में होने वाले परिवर्तनों का क्या करता है? विरोध करता है। संधारकत्व या धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारकत्व या धारिता कहलाता है। फिर से देखिए, एसी परिपथों का वह गुण, भाई एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टता के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, संधारकत्व या धारिता कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन कहां से उठा के पूछ देगा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनेगा? तो इसमें से क्वेश्चन, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, धारिता से क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इस चीज को एकदम ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन केवल लिखवा दिएगा तो नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है, बना है, आया हुआ है। ठीक है, और बनेगा। ठीक, तो देखिए अब कैपेसिटेंस के बताते हैं कि कैपेसिटेंस जो धारिता होता है उसका पहले हम किस चीज से डिनोट करते हैं? तो कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है वो होता है फैरड होता है, या फैरड। क्या होता है? फैरड मात्रक होता है। फैरड जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैपेसिटेंस का मात्रक होता है, और उसे सी से हम डिनोट करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि कैपेसिटेंस का मात्रक क्या है? तो फैरड है। इस चीज को याद रखना है। और क्या चीज कह रहा है कि अगर कोई चालक पदार्थ है, दो चालक पदार्थ के बीच में अचालक पदार्थ है, तो वहां से जो है प्लेटों के बीच में जो वैद्युतिक आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज करने की क्षमता जो है धारिता कहलाती है। तो धारिता पूछ सकता है एक लाइन में। ठीक है, तो ये इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिला देते हैं, आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? किन किन कारकों पर निर्भर करती है? किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो है पहला कारक होगा कि प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। किस चीज पर निर्भर करेगा? प्लेट का क्षेत्रफल पर। ठीक है, और प्लेट के बीच की दूरी पर, यानी कि अचालक के मोटाई पर। ठीक है, और प्लेटों की संख्या पर, और अचालक नियतांक पर। किस चीज पे? अचालक नियतांक पे। देखिए आप लोगों को ये फार्मूले पर हम आपको बताते हैं कैसे। कैपेसिटेंस इक्वल टू धारिता बराबर क्या होता है? के और के का पावर ए और एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में n-1/d। तो भाई ये कैपेसिटेंस है हमारा, कैपेसिटेंस है यानी कि धारिता है। जब धारिता ये पूरा ये जो है धारिता का फार्मूला है, पूरा ये जो है हमारा सूत्र है जो कैपेसिटेंस का, तो यहां से देखिए अगर जो है के का वैल्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये कैपेसिटेंस का भी वैल्यू बढ़ेगा। एप्सिलॉन 0 का बढ़ेगा वैल्यू तो कैपेसिटेंस का बढ़ेगा। अगर n-1 हमारा क्या है? n-1 प्लेटों की संख्या है, तो प्लेटों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ेगा। अगर प्लेट के बीच की दूरी जो है बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो देखिए तब क्या पड़ता है प्रभाव। तो भाई ये क्या है आपका, अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू बढ़ाया जाए, डी का वैल्यू बढ़ाया जाए तो कैपेसिटेंस जो है ऑटोमेटिक कम होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? डी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। अगर ये कम करेंगे, इसका वैल्यू कम करेंगे तो ये जो है ये बड़ा होगा, यानी कि ज्यादा होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो प्लेट का क्षेत्रफल है वो कैपेसिटेंस का अनुक्रमानुपाती होता है प्लेट के क्षेत्रफल का। ठीक, और यानी कि क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक, और एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, धारिता घटेगा। फिर देखिए प्लेट के बीच की दूरी यानी कि अचालक की मोटाई, तो भाई अगर अचालक की मोटाई बढ़ाई जाए तो कैपेसिटेंस कम होगा, अगर घटाई जाए तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। वैसे ही प्लेटों की संख्या जो है, अगर प्लेटों की संख्या बढ़ाई जाए तो कैपेसिटेंस की भी वैल्यू बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। घटाई जाए तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। अचालक नियतांक जो हमारा परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो भाई यहाँ पे के का वैल्यू अगर बढ़ाया जाए तो सी भी बढ़ेगा, यानी कि कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। घटाया जाए तो वो भी घटेगा। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। तो कैपेसिटेंस का जो है मात्रक है माइक्रोफैरड या फैरड। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और ये फार्मूला पे क्वेश्चंस आएंगे, इसको भी सॉल्व करना है, आगे चल के हम बताएंगे। तो इस चीज को भी एकदम याद रखना है। या हमारा रहेगा एरिया एप्सिलॉन 0 k/d। अब यहाँ पे हमारा विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 क्या है? विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। ठीक, और ये हमारा के क्या है? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। ठीक है, और डी क्या है? डी क्या है? हमारा अचालक की मोटाई या प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, और ए क्या है हमारा? ए जो है प्लेट का क्षेत्रफल है। ए क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, इसका ही मात्रक वही है फैराड, तो इसको याद रखिएगा। ये दोनों फार्मूला एक ही है। अब इस फार्मूले का हम उपयोग करके क्या क्या ला सकते हैं भाई? प्लेट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, प्लेट के बीच की दूरी की या अचालक की मोटाई निकाल सकते हैं, प्लेटों की संख्या निकाल सकते हैं, अचालक नियतांक जो है। अब हमारा जो बात यहाँ आती है कि ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होता है। जो ये एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है यानी कि विद्युतशीलता का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 का पावर 13 होता है। कितना होता है? 8.85 गुणे 10 का पावर 13 होता है।
और यहीं कहीं कहीं क्या दिया होगा कि 8.85 गुणे 10 का पावर 9 दे देता है। क्या आता है? 9 दे देता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक, चलिए ये माइनस में रहेगा पावर में। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। तो दोनों ही देता है, जो ऑप्शन में आ जाए वही आप लोग को टिक कर देना। वैसे तो मैं अगर दोनों आ जाता है तो हम 13 वालों को ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का बिल्कुल आप लोग ध्यान देना है। ये दोनों जो है आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मिटाते हैं इसको पहले। देखिए दोस्तों, आगे जो है हमारा, देखिए आगे हमारा जो अगला चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, क्यू और आवेश और वोल्टता में संबंध क्या है। ठीक है, यानी क्यू चार्ज और वोल्टता में क्या संबंध है, किसके मतलब किसके सापेक्ष में, वो जो है हम पढ़ेंगे जो है धारिता के सापेक्ष में। ठीक है, अब देखिए कि किसी संधारित्र द्वारा एकत्र किया गया वैद्युतिक आवेश, किसी भी संधारित्र द्वारा उसमें एकत्रित किया गया वैद्युतिक आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, उस संधारित्र के सिरों पर आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्या होता है? वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए कि क्यू अनुक्रमानुपाती भी, यानी कि आवेश, ये क्या है? आवेश, ये हमारा क्या है? आवेश, और ये क्या है? वोल्टता है, हमारा वोल्टता है। ठीक है, अगर इसको हम नियतांक लगा, इसको अगर यहाँ पे हम अगर इक्वल करते हैं Q बाई भी इक्वल टू, तो कोई नियतांक हम अगर नियतांक जो है हमारा कैपेसिटेंस रखते हैं। ठीक है, अगर Q बाई भी करके, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई भी। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बाई भी। तो Q यहाँ पे हमारा क्या है? आवेश है, और भी क्या है? वोल्टता है, और C क्या है? हमारा धारिता है, यानी कैपेसिटेंस है, धारिता। और धारिता का मात्रक आप लोगों को अभी हमने बताया था कि फैरड होता है। क्या होता है? फैरड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। और वहीं हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है? वो कूलम्ब होता है या कूलाम होता है, कूलम्ब या कूलाम होता है। और हमारा वोल्टता का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो भाई यहाँ से हमारा निकल रहा है कि अगर Q अनुक्रमानुपाती भी है, तो यहाँ पे अगर नियतांक कैपेसिटेंस होता है तो Q बाई भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो C इक्वल टू क्या निकलेगा? Q बाई भी निकलेगा। और अगर C इक्वल टू Q बाई भी, तो आवेश बराबर हमारा क्या निकलेगा? तो यहाँ पे निकलेगा C भी। आवेश बराबर क्या निकलेगा? C भी निकलेगा। Q इक्वल टू C भी निकलेगा। क्या निकलेगा? C भी निकलेगा। तो देखिए इसका जो है, इस फार्मूले के पर कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आवेश अगर संधारित्र के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो हमारा आवेश बराबर क्या होता है? तो आवेश बराबर यहाँ पर देखा जाएगा तो CV होता है, यानी कि कैपेसिटेंस इंटू वोल्टता। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वोल्टता और कैपेसिटेंस के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। किसके परिपक्ष में? संधारित्र के, कैपेसिटर के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कई सारा हमारा निकल गया। कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम निकल गया एक, और यहाँ पे वोल्टता का वोल्ट निकल जाएगा, और यहाँ पे कैपेसिटेंस का धारिता यानी फैरड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों, आगे जो है हम देखेंगे एक फैरड क्या होता है, एक फैरड का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, यदि कोई संधारित्र 1 वोल्ट की वोल्टता पर, कोई संधारित्र है, कैपेसिटर है, वो 1 वोल्ट की वोल्टता पर 1 कूलाम वैद्युत आवेश एकत्रित करता हो। कितना करता हो? 1 कूलाम
वैद्युत आवेश एकत्रित करता हो तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। क्या होगी? उसकी धारिता 1 फैराड होगी। यानी कि 1 फैराड इक्वल टू क्या होगा? देखिए 1 वोल्ट की वोल्टता पर कितना? 1 वोल्ट की वोल्टता पर क्या होगा? अभी हमने क्या बताया था कि Q इक्वल टू सी भी, ठीक है। तो यहां से C का वैल्यू क्या निकला था हमारा? V बाई Q, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? 1 वोल्ट अब बटे में क्या? 1 कूलाम। देखिए परिभाषा में कि यदि कोई संधारित्र 1 वोल्ट की वोल्टता पर 1 कूलाम वैद्युत आवेश एकत्रित करता हो तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। यानी कि 1 फैराड बराबर होगा 1 वोल्ट प्रति 1 कूलाम बटे में 1 कूलाम, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10 का पावर 11 ESU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि 9 गुणे 10 के पावर 11, ठीक है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्थैतिक वैद्युतिक क्रिया यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्शन होता क्या है कि संधारित्र के चालक प्लेटों के बीच, संधारित्र के जो चालक प्लेट है उनके बीच अचालक पदार्थ की परत होती है। अचालक पदार्थ की जो परत होती है, उस परत होने के कारण उसमें डीसी विद्युत धारा का जो है प्रवाह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डीसी विद्युत धारा का प्रवाह उसमें नहीं हो सकता परत होने के कारण। परंतु इस विद्युत धारा के क्षणिक प्रवाह से, मतलब कि जितने देर तक प्रवाह हुआ, क्षणिक प्रवाह से संधारित्र में स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में वैद्युत ऊर्जा एकत्रित हो जाता है। तो वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा वैद्युतिक ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा जो एकत्रित हो जाता है, उसके लिए एक फार्मूला आता है हमारा, वैद्युतिक ऊर्जा बराबर E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्या आता है? E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो C है वो क्या है? कैपेसिटेंस है, धारिता है। क्या है? ये धारिता है। इसका मात्रक जानते हैं फैराड। और ये हमारा क्या है? वोल्टता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या जानते हैं आप लोग? वोल्ट, ठीक। यानी कि वैद्युत ऊर्जा, जो वैद्युतिक ऊर्जा E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर को, इस फार्मूला को आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इस पे भी सवाल कई सारा बना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो क्या है इसमें? कैपेसिटर क्या होता है? तो किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित, किसी अचालक पदार्थ से अलग की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो वैद्युत आवेश को एकत्रित कर सके। संधारित्र का काम ही क्या है? वैद्युत आवेश को एकत्रित करना। तो वही क्या कहलाता है? संधारित्र या कंडेंसर कहलाता है। आपने कंडेंसर का उपयोग देखा होगा पंखे में, जो सीलिंग फैन होता है उसमें जो है कंडेंसर का जो है उपयोग किया जाता है, वही हमारा संधारित्र कहलाता है, ठीक है। संधारित्र भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं आगे। देखिए ये हमारा एक परिपथ है, ठीक है। ये हमारा परिपथ है। इस परिपथ में जो है, अगर देखिए अभी हमने इससे पहले क्या बताया था कि अगर संधारित्र के परिपथ में, जहाँ जो संधारित्र लगा हो उस परिपथ में अगर डीसी प्रवाहित किया जा रहा है, अगर डीसी जो है वोल्टेज सोर्स डीसी हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें डीसी तो वैसे प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन अचालक पदार्थ यहाँ बीच में लगा रहता है।
यहाँ पे क्या रहता है, अचालक पदार्थ बीच में रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हम डीसी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक क्षणिक जो है विद्युत प्रवाह होने लगता है। जैसे मान लीजिए कनेक्ट है और यहाँ पे हमने स्विच को है ना हमने चिपका दिया, ऐसा मतलब कि क्लोज कर दिया, तो वही धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पे जो है देखिए, एक साइड में हमारा पॉजिटिव इकट्ठा होता रहेगा और एक साइड में हमारा निगेटिव, प्लेटों पे उनके दो प्लेट है ना यहाँ पे, देखिए एक प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, और बीच में क्या है हमारा अचालक पदार्थ है। ठीक है, तो डीसी जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव जो है आवेश उस पर हम इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि एकत्रित होने लगेगा। और जब जैसे ही एकत्रित होने लगेगा तो इसमें ये क्या हो जाता है, संधारित्र जो है कुछ इसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि कंडेंसर को जैसे ही लाइट चली जाती है, मान लीजिए कंडेंसर पंखे में लगा होता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो उस कंडेंसर में इतना पावर होता है कि अगर उसको आप टच करेंगे तो उसमें बिजली का झटका लगता है। तो इसीलिए जब दुकानों पे उसका यूज होता है, ठीक है, जो दुकान रहता है जहाँ बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं, पंखा वंखा जहाँ पे होता है, तो उसको निकाल करके उसको पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब उसको दोनों को चिपका देते हैं ताकि वो उसमें जो आवेश है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वही यही चीज़ हमारा क्या है, आवेश का डायग्राम है। और ये संधारित्र क्या है हमारा, यानी कि कैपेसिटर क्या है कि किसी अचालक पदार्थ से, एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, कि किसी अचालक पदार्थ से अलग की गई दो चालक प्लेटों से, देखिए दो चालक प्लेट है, बीच में अचालक पदार्थ है, तो दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश को एकत्रित कर सके। देखिए विद्युत आवेश को, पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे एकत्रित कर रहा है। तो यही चीज हमारा क्या होता है, ये कंडेंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसर या संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन खिसकना। भाई डीसी वोल्टेज सोर्स लगा है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डीसी वोल्टेज सोर्स लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये कंडक्टर लगा हुआ है इसके साथ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन खिसकेगा, यानी कि आगे जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन खिसकेगा तो इलेक्ट्रॉन जब खिसकेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन जो दो हमारा रॉड लगा है, यानी कि जो हमारा जो दो प्लेट लगा है, वो प्लेटों पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इकट्ठा होगा, यानी कि वो आवेश इकट्ठा होगा जो पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यही चीज हमारा देखिए, ये जो जिस वेग से जा रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन धारा वेग, धारा विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विस्थापन विद्युत धारा कहलाएगा, जिस वेग से जा रहा है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खिसकने का वेग, तो विस्थापन विद्युत धारा वेग कहलाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। आगे हम जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कार्य के आधार पर जो है कैपेसिटर का हम प्रकार देखेंगे। देखिए पहला जो होता है हमारा होता है नियत मान का संधारित्र, यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर, तो फिक्स्ड कैपेसिटर जो होता है इसका धारिता का मान जो होता है नियत रहता है। फिक्स्ड, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड आ गया तो उसका धारिता का मान क्या होगा, नियत रहेगा। जैसे में कि पेपर संधारित्र, यानी कि पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो ये जो सारा चीज है कि पेपर, माइका, सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑयल डाइलेक्ट्रिक, ये जो इस प्रकार का जो कैपेसिटर होगा जो है वो फिक्स्ड मान का होगा, यानी कि नियत मान का संधारित्र होगा, यानी कि कैपेसिटर होगा। ठीक है, और इनका जो उपयोग जो होता है उसका इनका उपयोग कहाँ होता है, इस प्रकार के कैपेसिटर होगा तो वैद्युतिक उपकरणों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वैद्युतिक उपकरणों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो कौन सा है,
नियत मान संधारित्र, यानी कि नियत मान का संधारित्र यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटर। तो भाई नियत मान का मतलब नियत मान ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि इनका धारिता का मान क्या रहेगा, कैपेसिटेंस क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पेपर माइका सिरामिक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑयल डाइलेक्ट्रिक, और इनका उपयोग कहाँ होता है, तो वैद्युतिक उपकरणों में होता है। और ये क्या है, नियत मान संधारित्र का प्रकार है। ठीक है, चलिए हम कार्य के आधार पर हम अगला देखते हैं। ये तो था नियत मान संधारित्र, हम अब अगला देखते हैं। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा है समायोजनीय मान संधारित्र, यानी कि एडजस्टेबल कैपेसिटर। देखिए एडजस्टेबल के नाम से ही पता चल रहा है कि इसको एडजस्ट करना पड़ता होगा। तो इनके धारिता का मान छोटे पेचकस द्वारा समायोजित किया जाता है। कभी कभी आप छोटे छोटे उपकरणों में देखे होंगे, ठीक है, किसी उपकरण में आप लोग देखे होंगे जिसमें ऐसे रहता है और ऐसे पेचकस के लिए यहाँ पे कुछ जगह बनाया रहता है ताकि पेचकस को हम इसे घुमा सके इस टाइप में। तो इस टाइप का यहाँ पे क्या होता है, संधारित्र होता है। तो वो कैसे कैसे संधारित्र होता है, एक ट्रिमर टाइप का संधारित्र और पैडर टाइप का। हाँ, इनका उपयोग जो होता है कहाँ यूज होता है, तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे संधारित्रों का कैसा संधारित्र, ट्रिमर प्रकार का संधारित्र और पैडर संधारित्र का जो है यानी कैपेसिटर का जो उपयोग होता है वो होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर्स में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नोट कर लीजिए और मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो है हमारा परिवर्तनीय मान संधारित्र। परिवर्तनीय मान का संधारित्र यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर। देखिए वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है कि इनका जो धारिता का मान जो होता है वो पूर्व निर्धारित उच्च सीमा, पहले से ही निर्धारित होता है उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच। ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में एगो सॉफ्ट होता है, एक क्या होता है, सॉफ्ट होता है जिसको घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है। एक क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच में एक सॉफ्ट होता है जिसको घुमा करके चेंज किया जाता है यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो है कैसा संधारित्र आता है, गैंग संधारित्र आता है। कैसा, गैंग कैपेसिटर होता है। और जो गैंग कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर्स में। कहाँ उपयोग किया जाता है, गैंग कैपेसिटर का उपयोग ट्रांसमीटर और रिसीवर्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए परिवर्तनीय मान संधारित्र आप लोग समझ गए। इनकी धारिता का मान पूर्व निर्धारित उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच एक शाफ्ट को घुमाकर, इसमें शाफ्ट का प्रयोग किया गया है, शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तित किया जा सकता है। और परिवर्तनीय मान संधारित्र में कैसा आएगा भाई, क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवर्तनीय मान संधारित्र का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, यानी कि परिवर्तनीय मान का संधारित्र इनमें से कौन सा है, तो गैंग संधारित्र जो है हमारा क्या है, परिवर्तनीय मान संधारित्र यानी कि वेरिएबल कैपेसिटर है गैंग संधारित्र यानी कि गैंग कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ उपयोग किया जाता है गैंग कैपेसिटर का, तो उपयोग किया जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में कार्य के आधार पे तो हो गया। अब अचालक के आधार पे, अचालक के आधार पे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है अचालक के आधार पे कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो हमारा है वो है पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र क्या होता है, तो इनमें मोम का कागज, मोमी कागज यानी कि वैक्स पेपर को जो है अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेपर संधारित्र में जो है क्या उपयोग किया जाता है, वैक्स पेपर को अचालक के रूप में, ठीक है, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है, इसका धारिता का मान जो होता है वो प्राय 2.5 माइक्रोफैरड होता है। 2.5 माइक्रोफैरड, कितना इसका मान होता है, 2.5 माइक्रोफैरड के आसपास। और यह जो है 200 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकता है। क्या चीज, 2000 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए 2.5 माइक्रोफैरड और 2000 वोल्टता पर यह डीसी वोल्टता पे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये था पेपर संधारित्र। तो पेपर संधारित्र में जो है 2.5 माइक्रोफैरड और 2000 वोल्टेज, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें क्या है, अचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वैक्स पेपर का पेपर संधारित्र में। चलिए अगला देखते हैं हमारा माइका संधारित्र। माइका संधारित्र क्या होता है, तो इनमें अभरक की, माइका अभरक को इंग्लिश में जो है माइका कहते हैं, जो कि इनमें अभरक की पतली शीट को, अभरक क्या है, नॉन कंडक्टर, मतलब कि क्या है, अचालक है, तो इनमें अभरक की पतली शीट को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज, अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका, तो अभरक की पतली शीट को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका धारिता जो है, इसका धारिता मान 0.1 माइक्रोफैरड होता है और वोल्टता जो है 2500 वोल्ट डीसी पे कार्य करता है। ठीक है, यह कार्य कर सकते हैं। आगे हमारा सेरामिक संधारित्र। सेरामिक संधारित्र क्या होता है, तो इनमें सेरामिक पदार्थ, भाई सेरामिक पदार्थ कौन सा है, टिटेनियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रांसियम है, इसके क्या है, इन्हीं का यौगिक जो है अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के यौगिक को अचालक परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेरामिक संधारित्र में क्या कहेंगे कि इनमें जो है सेरामिक पदार्थ जैसे कि टाइटेनियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रांसियम है, वो उसके यौगिक का प्रयोग अचालक के परत के रूप में किया जाता है। ठीक है, और जो इसका जो धारिता होता है वो 0.2 माइक्रोफैरड और 1500 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकते हैं, 1500 वोल्ट डीसी पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं आपको। हाँ, तो आगे जो है अचालक के आधार पर अगला जो है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, इनमें जो होता है क्या, इनमें अमोनियम बोरेट और एल्यूमिनियम बोरेट और सोडियम फास्फेट नामक पदार्थों का घोल या लुगदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि एल्युमिनियम की धनात्मक प्लेट पर विद्युत रासायनिक क्रिया से एक परत जमा देता है। क्या करता है, एक परत जमा देता है, जो संधारित्र के लिए यानी कि कैपेसिटर के लिए अचालक का काम करता है। किसका काम करता है, अचालक का काम करता है। अब देखिए इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है, इसका जो धारिता होता है वो 2000 माइक्रोफैरड और वोल्टता जो है 450 वोल्ट डीसी पर कर सकते हैं इसका काम। ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान देना है। अगला हमारा है ऑयल डाइलेक्ट्रिक संधारित्र। इसमें क्या है कि इनमें खनिज तेल को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो धारिता है, 1 माइक्रोफैरड तथा 25,000 वोल्ट के डीसी पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है अचालक के आधार पर हमने बता दिया कि कैपेसिटर कितना प्रकार का होता है, और कार्य के भी आधार पर हमने बता दिया। तो इन सब चीजों को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी जो कैपेसिटर का प्रकार हमने बताया अचालक के आधार पे, तो उसमें फिगर देके पूछ देता है कि यह फिगर जो है किस प्रकार का संधारित्र है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम जितना भी हमने अभी अचालक के आधार पे हमने बताया, पेपर, माइका है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक, इन सभी का हम फिगर देख लेते हैं एक एक करके, और आप लोग बिल्कुल समझिएगा कैसे हो रहा है, और ऐसे इसको डायरेक्टली जो है फिगर के रूप में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर संधारित्र। ठीक है, पेपर संधारित्र कैसा होता है। ठीक है, पेपर संधारित्र कुछ इस प्रकार का उसका डायग्राम होता है। ठीक है, इसका ये दोनों उसका लेग है, और ये हमारा क्या है, किस टाइप का है, पेपर संधारित्र, पेपर कैपेसिटर। ठीक है, कैसा है,
पेपर कैपेसिटर। इस चीज को देखिए, ऐसा जो अगर इस आकार में होगा तो वो क्या होगा, पेपर कैपेसिटर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं माइका कैपेसिटर। कैसे देखेंगे, माइका कैपेसिटर। देखिए माइका कैपेसिटर कैसा होता है, देखिए माइका कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है चौड़े पट्टियों में। ठीक है, एक घनाभ जैसा होता है। यह होता है क्या, माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। ठीक है, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। अगला हम क्या देखेंगे, देखिए अगला हम क्या देखेंगे, अगला जो है हम देखेंगे सेरामिक कैपेसिटर। ठीक है, क्या देखेंगे, सेरामिक कैपेसिटर। देखिए सेरामिक कैपेसिटर कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो है कुछ इस प्रकार से सेरामिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, क्या होता है, सेरामिक कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र, सेरामिक संधारित्र। ठीक, ये हमारा क्या है, सेरामिक संधारित्र। इस प्रकार के कैपेसिटर को क्या कहते हैं, सेरामिक कैपेसिटर। और सेरामिक कैपेसिटर का जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अगला जो है हम देखेंगे कैपेसिटर ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अभी हमने देखा ना ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। देखिए ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है, मतलब कैसा उसका फिगर होता है, हम उसको बना के देखते हैं। ठीक है, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर एक वर्गाकार होता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा ये ऐसे इस रूप में होता है, बड़े से बॉक्स टाइप का होता है। ठीक, एक क्या होता है, बॉक्स टाइप का होता है, एक वर्गाकार के रूप में। जैसे आप लोग देखे होंगे ऐसा करके कुछ, क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। देखिए ये गड़बड़ बना है, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है। ये ऑयल है, देखिए मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा ऐसे, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या आगे, आगे देखेंगे क्या, एक प्रकार से एक कैपेसिटर और होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्या होता है, हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। देखिए ये कैसा होता है, इसका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ठीक, कुछ ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर।
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हमारा वैद्युतिक उपयोग। अब इन संधारित्रों का वैद्युतिक उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, संधारित्रों का जो है कैपेसिटर का उपयोग कहाँ होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए वैद्युतिक उपयोग, इनका उपयोग मोटर्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप आदि में किया जाता है। कहाँ कहाँ? इनका मोटर्स में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में और सोडियम लैंप आदि में, ये सब चीज़ों में किया जाता है। और इन सब चीज़ों में ज़्यादातर कौन से संधारित्रों का यानी कि कौन सा कैपेसिटरों का उपयोग किया जाता है? तो प्रायः पेपर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा? पेपर संधारित्र और इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है सोडियम लैंप में कौन सा संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्या दिया था ऑप्शन में? पेपर, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो पेपर इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा सही हो जाएगा। तो कई सारा ऑप्शन देगा, ये चीज़ बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा, मैं वहीं चीज़ से लिया हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का हम क्लास अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हम अगले वीडियो में जो है पार्ट 5 यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का 5वां भाग लाएंगे, और उस 5वें भाग में हम संधारित्रों का, कैपेसिटर का समूहन पढ़ेंगे। उसका समूह मतलब कि कैसा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, RLC है ना, RC, RLC, ये सब हम सीरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी ये लगभग लगभग दो तीन वीडियो में ये हमारा खत्म हो जाएगा, लगभग 2 वीडियो में। तो आप लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान से पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल धैर्य बना के पढ़िए, क्योंकि अभी इसका कोई सूचना नहीं मिला है कि कब तक रेलवे LP या टेक्नीशियन का आएगा। ठीक है, जब तक आ जाए, लेकिन आप लोगों का देखिए उतना ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अभी तक हमने ये हमारा जो है 11 नंबर वीडियो है। ठीक है, ये 11 नंबर क्लास है, और 11 और जितना भी 10 क्लास तक यानी कि ये पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सक्सेस कैरियर यूट्यूब पर सर्च करिएगा, और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास करके एक होगा, उसमें आप लोग बिल्कुल जा करके वीडियो हमारा पूरा देखिएगा। आप बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िए, एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए, सक्सेस कैरियर पे बने रहिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।